नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआरपी में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास को इस प्रकार पढ़ेंगे कि इससे पहले आपने कितनी बार प्राचीन इतिहास पढ़ा हो, लेकिन इस बार ऐसा प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे प्राचीन इतिहास का आज पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है प्राचीन इतिहास की विशेषताएं। दोस्तों हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं प्राचीन भारत की, हम इन विशेषताओं को दोस्तों देखते हैं। क्या होता है दोस्तों कि हमें प्राचीन इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें कब, कहाँ और क्यों कब, कहाँ और क्यों, इन बातों को दोस्तों हमें बहुत गौर से समझना चाहिए कि जो हमारे प्राचीन समय में मनुष्य था उसने प्राकृतिक संसाधनों को व्यवस्थित कैसे करना सीखा, उसका उसने प्रयोग करना कैसे सीखा, और उसको उसने कैसे संरक्षण देना सीखा, कैसे उसने जल की खोज की, और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे, लोगों ने घर किस प्रकार बनाए, लोगों ने कृषि करना कैसे सीखा, कताई करना, बुनाई करना, ये सारे कार्य दोस्तों लोगों ने किस प्रकार सीखे, हमें इनका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें सारी चीज़ों को आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, हमें ये चीज़ें पहले जाननी चाहिए। पहले क्या होता था दोस्तों, पूरे के पूरे जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों को लोगों ने धीरे धीरे काटा और इनकी कटाई करके यहाँ लोगों ने घर बनाए, और घर बना करके दोस्तों यहाँ लोग रहने लगे। फिर जाकर के ये गांव बन गए, और गांव के बाद में दोस्तों ये शहर विकसित हुए, और बाद में ये शहर बन गए। इस प्रकार दोस्तों इन शहरों का निर्माण हुआ। दरअसल होता क्या है दोस्तों, कोई भी मनुष्य तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक उसे लिखने का कौशल ना आता हो। लिखने का कौशल ना आता हो दोस्तों तब तक उसे सभ्य नहीं माना जाता। कौशल का मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि उसके अंदर ये गुण लिखने का ना हो तब तक उसे एक सभ्य व्यक्ति नहीं माना जाता है। आज हम जिस लिपि का लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका हमारे प्राचीन इतिहास से बहुत पुराना संबंध है। धीरे धीरे उस लिपि विकसित हुई और आज हमारे बीच में चल रही है। हम जितनी भी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी भी बोलियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी विकास हमारे प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। अब हम दोस्तों देखेंगे विविधता में एकता। दोस्तों हम विविधता में एकता को देखते हैं। विविधता के एकता का मतलब है दोस्तों, भारत में बहुत सारी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी हम यहाँ एक हैं। इसका मतलब यही है। बहुत सारे दोस्तों रेसे को दोस्तों हम बोलते हैं प्रजाति, और जनजाति। बहुत सारे दोस्तों भारत में रेसे, जनजातियां और प्रजातियों के लोग प्राचीन भारत में भी रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसे हमें कई प्राचीन इतिहास से प्रमाण मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सारे लोग अपने अंतर्निहित आत्मा से, अपने हृदय से सब एक थे। आर्यों से पहले दोस्तों भारत में भारत में ग्रीक, हूण,
हूण, तुर्क, सीथियन, दोस्तों हमारे आर्य से पहले आए हैं ग्रीक, हूण, तुर्क, सीथियन। ये सारी कई जनजातियां दोस्तों भारत में आई और ये भारत में रहीं और भारत में दोस्तों रह करके इस प्रकार भारत में घुल मिल गई कि यहीं के रहकर इन्होंने घर बनाई और इन सभी ने भारत की कला, संस्कृति और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सभी जनजातियां भारत में इस प्रकार मिली हैं कि आज इनके न होने के बावजूद भी दोस्तों लाइट चली गई है। आज ये सारी दोस्तों जनजातियां भारत में नहीं हैं, लेकिन भारत में इस प्रकार मिल चुकी हैं कि आज भी यदि इनके मूल रूप को पहचाना जाए तो आज भी इनके मूल रूप को पहचाना जा सकता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि उत्तर दक्षिण ये जो हमारा भारत है, ये हमारा उधर ऊपर उत्तर पड़ता है और ये हमारा इधर दक्षिण और ये इधर हमारा पूर्व और ये पश्चिम पड़ता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की संस्कृति को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसकी एक अलग विशेषता है। क्या होता है दोस्तों कि आर्यों से पहले, सॉरी दोस्तों, आर्यों के बाद में आर्य होता है दोस्तों कि आर्यों के बाद में वैदिक संस्कृति और पौराणिक संस्कृति, और आर्यों से पहले दक्षिण के द्रविड़ संस्कृति और तमिल संस्कृति को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह हमें जो संस्कृति थी, यहाँ की जितनी भी संस्कृति थी वो हमें एक समान प्रतीत होती है, हमें एक जैसी लगती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि 1500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक ग्रंथों में मुंडा और तमिल ग्रंथ के कई शब्द पाए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वैदिक और गैर वैदिक भारत में प्रयोग किया जाता था और इन शब्दों का प्रयोग वहाँ के रहने वाले लोगों के विचारों, संस्थाओं और आस्थाओं के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि संगम साहित्य जो एक तमिल ग्रंथ है, संगम साहित्य जो पुस्तक तमिल ग्रंथ है, इसमें संस्कृत और पाली भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था, हमें मिलता है। और ये शब्द 600 से 300 ईसा पूर्व में इन शब्दों का प्रयोग होता था। ये शब्द गंगा के मैदानी क्षेत्रों और तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बातचीत, आस्थाओं और विचारों के द्वारा इन सभी शब्दों का दोस्तों प्रयोग किया जाता था। अब हम दोस्तों देखते हैं कि आर्यों से पहले आते हैं जो पूर्वी क्षेत्रों में। पूर्वी क्षेत्र आप जानते हैं जो हमारे मेघालय तरफ के क्षेत्र, उन क्षेत्रों में आर्यों से पहले पूर्वी क्षेत्रों में जो जनजातियां भारत में रहती थी उन्होंने भी भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र के दोस्तों रहने वाले लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे और ये इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों इंडो आर्यन संस्कृति, इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों इंडो आर्यन संस्कृति की कपास, नौकायन,
नौकायन, खुदाई आदि में इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों किया जाता था। जो खुदाई शब्द है वो मूल रूप से मुंडा भाषा से लिया गया है माना जाता है। मुंडा जनजाति के कई क्षेत्र आधुनिक छोटा नागपुर के पठारों में भी हमें देखने को मिलते हैं। इस संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में भी हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ दोस्तों और आप याद रखें, एक बात दोस्तों और आप याद रखें, जो हमारी वैदिक भाषा है, वैदिक भाषा में जितनी ध्वनियों और शब्दों का प्रयोग मुंडा संस्कृत के आधार पर किया जा सकता है, उतने ही शब्दों और ध्वनियों का प्रयोग दक्षिण के द्रविड़ संस्कृत के आधार पर भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम यही बात करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।